हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं हाफ ईयरली प्रिपरेशन, जिसमें हम आज की क्लास में करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस। सो आज की क्लास में टोटल हमारे पास 25 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं, जिनका आपको आंसर करना है एंड आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करेक्ट हुए हैं। ओके एंड ये क्लास हमारी लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। ओके सो आप कमेंट करके बता देना, मैं बाद में चेक कर लूंगी कि किस बच्चे ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर किया है एंड कितने बच्चों ने आउट ऑफ 25 कितना स्कोर किया है। ओके और फिर हम अपनी यही सारी चीजें लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बाकी आप जो भी हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी वहां पे अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो मेरी आवाज आई होप कि बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी। स्टार्ट करें फिर हम अपना आज का लेक्चर। ओके सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? असर्शन है आयोनिक कंपाउंड और सॉफ्ट सॉलिड। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे सॉलिड होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। रीजन इज there is a weak molecular force between the particles of the ionic compound. आयनिक कंपाउंड में भी वीक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यस, आयनिक कंपाउंड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नाउ व्हिच वन इज करेक्ट, ये बता दो। आयोनिक कंपाउंड आर सॉफ्ट सॉलिड। जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? यस, क्या ये बात करेक्ट है? आयनिक कंपाउंड क्या सॉफ्ट सॉलिड होंगे? नहीं, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड। कैसे सॉलिड होते हैं? हार्ड सॉलिड होते हैं। और हार्ड होने की वजह से इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको 15 सेकेंड्स नहीं दे रही हूँ, है ना। आप पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। बाकी हाँ, कुछ सेकेंड्स में आपको दे सकती हूँ इसका आंसर सोचने के लिए। तो देखो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है ना। आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो आयनिक कंपाउंड और सॉफ्ट सॉलिड, क्या आयनिक कंपाउंड सॉफ्ट सॉलिड होते हैं? नहीं, ये हार्ड सॉलिड होते हैं। There is a weak molecular force between the particles of the ionic compound? No. There is a strong molecular forces between the particles of the ionic compound. That means both assertion and reason are false. यहाँ पे दोनों के दोनों गलत है। Both assertion and reason are false. दोनों के दोनों यहाँ पे incorrect है. And this is question number 1. Now, let's move to another question, that is क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, assertion and arrangement of metal is decreasing order of their reactivity is called activity series। एक मेटल का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक, फिर सबसे वीक। तो इस तरीके से मेटल को यहाँ पे अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। फिर है रीजन मेटल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन मेटल। मेटल्स को हम नॉन मेटल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो आपको दे रही हूं मैं 2 सेकेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए बताइए फटाफट से भाई, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? So an arrangement of metal in decreasing order of their reactivity series is called activity series. Yes, this is true. ये हमारा एकदम करेक्ट है। मेटल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन मेटल्स। मेटल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन मेटल से। ये बता दो, क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड? ऑफ कोर्स इट कैन बी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड। मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, अलग अलग कर सकते हैं, है ना। मेटल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन मेटल्स। ओके, यहाँ पे इन्होंने फ्रॉम कहा है गड़बड़ हो गया है ना। मेटल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन मेटल्स, नहीं। मेटल्स में से नॉन मेटल्स कैसे निकालेंगे? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मेटल और नॉन मेटल दोनों रखे होंगे तो उनको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये वाला तो हमारा फॉल्स हो गया। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा? असर्शन ट्रू है बट यहाँ पे
असर्शन ट्रू है, बट यहाँ पे हमारा रीजन कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. assertion is true but reason is false. Question number 2, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. तो मुझे बताना किसने करेक्ट आंसर किया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, assertion is alloying is a good method. ठीक है, alloying is a good method of improving the properties of a metal, and the reason is we can be differentiated from non-metals. We can be differentiated from non-metals. चलो अगेन मैं आपको 2 सेकेंड्स दूंगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी. बताइए कौन सा यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा. ए, बी, सी एंड डी. बता दिया है. तो एलॉइंग इज अ गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. हाँ, अगर देखो एलॉय क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स है ना, तो इसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, इसमें रस्टिंग आसानी से नहीं लगेगा. तो डेफिनेटली ये इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहा है. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो एकदम करेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा असर्शन है वो एकदम करेक्ट है. And we can be differentiated from non-metals. We can be differentiated from non-metals. तो in alloying, अगर ये alloy से relate करके बता रहा है, so that is the correct and the correct explanation of the given assertion. तो यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट बताया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हम. क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is assertion है हमारा यहाँ पे. So shoulder is an alloy of lead and copper. जो shoulder है वो lead और copper alloy से मिलके बना हुआ है. It has high melting point. ठीक है, it has high melting point. तब बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा. क्या shoulder lead and copper से मिलके बना है? Yes. क्या shoulder lead और copper से मिलके बना है? बताओ. लेड और कॉपर से मिलके नहीं बना है, लेड और टिन से मिलके बना है. ठीक है, किससे मिलके बना है? ये लेड और टिन से मिलके बना है, ना कि लेड और कॉपर से मिलके बना है. तो लेड और टिन होना चाहिए था, ये हमारा फॉल्स है. एंड इट हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्या इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है या इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है? चलो एक तो मैंने बता दिया. ठीक है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. सो असर्शन भी यहाँ पे गलत है हमारा, रीजन भी यहाँ पे गलत है. दोनों के दोनों फॉल्स है. दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? फॉल्स है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. So question 5 is sodium metal is obtained by electrolytic reduction and the reason is sodium is highly reactive metal. ये तो आसान है, ये तो आसान है. क्या सोडियम मेटल को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है? ये बता दो. क्या सोडियम मेटल को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है? यस. सोडियम जो है वो अपने सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना. कहाँ पे पाया जाता है? सी, ओशियन वगैरह में पाया जाता है. एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. एंड क्यों इनका हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं? क्योंकि सोडियम आर दी हाईली रिएक्टिव मेटल इन नेचर. ठीक है, सो दोनों के दोनों करेक्ट है. यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन. सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा. नाउ अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे. सो क्वेश्चन 6 इज silver article become black after some time when exposed to air and reason is silver is very less reactive. सोचो जरा, सोच लो क्या हो जाएगा इसका आंसर. Which option is correct for question number 6? Silver article become black.
सिल्वर आर्टिकल जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। कब ब्लैक हो जाते हैं? जब वो एयर की कांटेक्ट में रहते हैं। सो दिस इज ट्रू। एंड सिल्वर आर्टिकल वेरी लेस रिएक्टिव, हाँ वो बहुत कम लेस रिएक्ट मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द एयर, टुवर्ड्स द वाटर। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों ट्रू है। बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे? सोचो, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, है ना, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, एंड सिल्वर इज अ वेरी लीस्ट रिएक्टिव। तो ये दोनों के दोनों करेक्ट है। एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे जो है वो एकदम करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 6th के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। सो क्वेश्चन 7th है, when zinc is added to a solution of iron second sulfate no change is observed। क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब बताओ इसका कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा? यस, क्या जिंक लीस्ट रिएक्टिव होता है? ये बता दो, क्या जिंक लीस्ट रिएक्टिव होता है देन आयरन? Which one is the correct option? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? Yes, when zinc is added to FeSO4, no change is observed। जबकि यहाँ पे हमें ZnSO4 प्लस Fe देखने के लिए मिलेगा, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमें असर्शन गलत दे रखा है। फिर कह रहे जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, नो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये भी हमारा गलत है। दोनों के दोनों यहाँ पे गलत है, असर्शन भी फॉल्स है एंड रीजन भी फॉल्स है। ठीक है, असर्शन भी फॉल्स है एंड रीजन भी फॉल्स है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, दैट मीन्स both assertion and reason are false। next question पे आ जाओ, question number 8। so question 8 is platinum, gold and silver। platinum, gold and silver are used to make jewelries। reason है platinum, gold and silver are the least reactive metal। platinum, gold, silver से हम ज्वेलरीज बनाते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है। क्योंकि देखो अगर लीस्ट रिएक्टिव नहीं होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, तो हम इनका ज्वेलरी बना के क्या करेंगे? अगले दिन वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, या हाईली एक्सोथर्मिक होंगे तो उसमें आग वाग लग जाएगी। तो ऐसे हम मटेरियल की ज्वेलरीज वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं बना सकते, है ना, तो उनका लीस्ट रिएक्टिव होना पड़ेगा। सो प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। यस, दिस इज ट्रू। And platinum, gold and silver are least reactive to metal, this is true। and the correct explanation also, यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, एंड आई होप कि आपने सही आंसर किया होगा। नाउ अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, असर्शन में क्या है? आयरन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। आयरन जो है वो अपने फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में, एंड आयरन इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो नाम से क्या पता चला, एक ना एक तो गलत होगा ही, है ना, एक ना एक तो यहाँ पे हमारा गलत होना ही है। चलो बता दो फटाफट से, क्या इसका आंसर करेक्ट होगा? क्या दोनों करेक्ट है, क्या दोनों इनकरेक्ट है, या फिर एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है? ये बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो आयरन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट। देखो फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स फाउंड इन फ्री स्टेट। जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बट आयरन इज द मिडल रिएक्टिव ना, वो बीच में आता है, हाई रिएक्टिव नहीं है, लो रिएक्टिव नहीं है, बीच में आता है, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज।
शो करता है। सो वो वाले एलिमेंट्स कभी भी या तो अपने देखो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो अपने कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, है ना, या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट, कभी भी वो अपने फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। वहीं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम की बात की गई होती तो यस दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, दे कैन बी फाउंड इन इट्स फ्री स्टेट, वो अपने फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं। सो दिस इज फॉल्स। एंड आयरन इज हाईली रिएक्टिव, नहीं, कैसा है, मॉडरेट रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव नहीं है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स। दोनों के दोनों ही यहाँ पे फॉल्स हो गए भाई, दोनों के दोनों ही यहाँ पे फॉल्स हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 9 बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों के दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों कैसे हैं, फॉल्स हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन 10th is carbon react with oxygen to form carbon dioxide which is acidic in nature। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है? हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लिख लो चाहे हो तो, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज एसिडिक इन नेचर। सो यस दिस इज एसिडिक इन नेचर, ट्रू। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, तभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होगा, तभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये बता दो, समझ में आया, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, है ना, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन। ठीक है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन 11th इज कोक एंड फ्लक्स आर यूज्ड इन स्मेल्टिंग। जो कोक है एंड जो फ्लक्स है वो स्मेल्टिंग में काम आता है। Reason the phenomena in which ore is mixed with a suitable flux and coke is heated to fusion is known as smelting। तो यहाँ पे अब आपको स्मेल्टिंग का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, ये बताना है कि दोनों के दोनों करेक्ट है कि नहीं। देखो स्मेल्टिंग होता क्या, स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर, है ना, जिसमें हम मेटल को, जिसमें हम बेस ये मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। समझ में आ रहा है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम इट्स ओर इंक्लूडिंग सिल्वर, आयरन, कॉपर, है ना, और अ बेस मेटल, एनी अदर बेस मेटल इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो बता दो कौन सा यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ए, बी, सी एंड डी। सी क्लोक, ये क्लोक में कोक एंड फ्लक्स, है ना, कोक एंड फ्लक्स जो है वो स्मेल्टिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कोक एंड फ्लक्स जो है वो स्मेल्टिंग में यूज किए जाते हैं, दैट मींस दिस इज ट्रू। The phenomena in which ore is mixed with a suitable flux and the coke is heated to the fusion is known as smelting। This is also true। दोनों के दोनों यहाँ पे true है, but not the correct explanation, है ना, दोनों के दोनों यहाँ पे true है, but not the correct explanation। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बताओ कितने बच्चों ने इसका आंसर बी सोचा था, हाँ, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बी सोचा था कि मैम इसका आंसर तो बी ही होगा, कि दोनों के दोनों करेक्ट है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, दोनों के दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सो
Question 12th is leaching is a process of reduction and leaching involves treatment of the ore with a suitable reagent as so to make it soluble while impurities remain insoluble. चलो सोचो जरा सा, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. अच्छा, इसमें जो टर्म है लीचिंग है ना, वो क्या है? लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेटल इज मेड टू सॉल्युबल इन सॉल्वेंट while all the impurities remain insoluble. जितने भी impurities होंगे, जितने भी मेटल होंगे वो solubilize हो जाएंगे, जो impurities होंगे वो insoluble हो जाएंगे and वो separate हो जाएंगे. ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी भी redox reaction में. अब सोच के बता दो, अब सोच के बता दो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी डी एंड ई. ए बी सी डी एंड ई, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? Lichen is a process of reduction? No. Redox में participate ही नहीं करता. Lichen involved in the treatment of ore with a suitable reagent as to make it soluble while impurities remain insoluble. दोनों के दोनों. देखो यहाँ पे अभी बताया था जितने भी प्योरिटी है, जितने भी प्योर सब्सटेंस है वो तो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो सॉल्युबलाइज नहीं होंगे. Impure substance will not soluble, so this is true. Assertion यहाँ पे हमारा false है, but reason यहाँ पे हमारा true है. Assertion is false, but reason is true. Question number 12, option D is the correct answer, है ना? Question number 12 का option D हमारा यहाँ पे correct है. Next question पे आओ. Next question is question number 13. Next is question number 13. So question 13 is lead, tin and bismuth are purified by the liquefaction method, okay? And lead, tin and bismuth have the low melting point as compared to impurities. सोचो, question number 13 पे हम आ चुके हैं. कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो लिक्वेशन प्रोसेस क्या होता है? लिक्वेशन प्रोसेस क्या होता है? जहां पे जो इम्प्योरिटी है वो लेस फिजिबल है देन द मेटल. ठीक, तो आप बता दो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? हो गया, सोच लिया आपने? अब मैं आंसर बता दूं. सो लेड, टिन एंड बिस्मुथ आर प्योरिफाइड बाय द लिक्वेशन मेथड. यस, दिस इज ट्रू. Lead, tin and bismuth have the low melting point as compared to the impurities. This is true, and the correct explanation also. And the correct explanation also. So question number 13, option A is the correct answer. ठीक है, question number 13 का हमारा option A एकदम correct है. Next question पे आ जाते हैं. Question number 14. चलो, hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सोच के बताना, पढ़ा पढ़ाया है ना, हमने इसको पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल 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 आपको सोच के बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी. देखो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है. द रीजन इज कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो भी H2 प्रोड्यूस होगा उसका ऑक्सीडेशन होके वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जो भी यहाँ पे H2 प्रोड्यूस होगा वो फर्दर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एज सच हमको कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए नजर नहीं आएगा. एंड द रीजन इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, and the correct explanation also. So question number 14th, which option is correct? Question number 14th, option A is the correct answer. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं हम फटाफट से. अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे. क्वेश्चन नंबर 15. So question 15th is highly reactive metals are obtained by electrolytic reduction.
जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। रीजन है इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में मेटल जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है? मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है। मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है। अब बता दो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? क्या दोनों के दोनों करेक्ट है? एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, या फिर करेक्ट है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? सोच के बताना, बिल्कुल आराम से सोच लो, है ना, और फिर बताना, बट करेक्ट बताना। So highly reactive metals are obtained by electrolytic reduction. Yes, this is true. In electrolytic reduction, metal is deposited at cathode. हाँ, metal जो है, pure metal जो है, वो कैथोड की तरफ डिपॉजिट होता है, एंड जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो किसकी तरफ भागती है? वो एनोड की तरफ भागती है। ठीक है, किसकी तरफ भागती है? एनोड की तरफ भागती है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का दोनों के दोनों ट्रू है, बट एज सच कोई इनका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है ना। जो भी असर्शन है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कि ये इसका मतलब जरूर थोड़ी है कि जितना भी प्योर सब्सटेंस होगा वो कैथोड की तरफ ही जाके मूव करेगा। दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे हैं? दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, question number 15 option B is the correct answer. Now we'll move to the next question. Question number 16. चलो भाई, question number 16 का आंसर बता दो। Bronze is an alloy of copper and tin. जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का एलॉय है, पहली चीज। रीजन क्या है? एलॉय आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद द अदर मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, मेटल का दूसरे मेटल के साथ या फिर मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ। ये बताओ क्या दोनों के दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है, क्या है क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से बता देंगे कि क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। यस, दिस इज ट्रू। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है। एलॉयज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, क्या एलॉय हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है? नहीं, एलॉय आर दी होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये हेट्रो ना होके अगर होमोजीनियस होता तो हमारा यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर करेक्ट होते, बट दिस इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे रीजन ही गलत है, और जब रीजन गलत है तो हम आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? तब हम आंख बंद करके बोलेंगे भाई हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। Question 17th is magnesium chloride is an ionic compound. जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, पहली चीज। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स एक साथ एक म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपस में कंबाइन होते हैं। बता दो क्या करेक्ट हो जाएगा भाई इसका आंसर? A, B, C and D. A, B, C and D. Which option is correct? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हमने चैप्टर में मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना सीखा था। हमने ये देखा था कि कैसे मैग्नीशियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे MgCl2 का बॉन्ड बनता है। एंड क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन जाएगा? वो एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, वो एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज ट्रू। और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, एक को चाहिए कि उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये इनका कैसा होता है? म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑप्शन इज करेक्ट?
क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन 18 इज जिंक कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, जिंक कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड द रीजन इज कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू जिंक। चलो अगेन, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो आप इसका आंसर यूं कर दोगे, बिल्कुल आसानी से कर दोगे। हाँ, बिल्कुल आसानी से कर दोगे। जिंक कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर, मान लो यहाँ पे हमारा जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, तो कह रहे हैं जिंक जो है वो कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा और ये हमारा ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। फिर कह रहे हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू जिंक। नहीं भाई, अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती। सोचो ना, अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता तो क्या यहाँ पे रिएक्शन हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे असर्शन करेक्ट है, बट द रीजन इज दी फॉल्स। रीजन यहाँ पे फॉल्स है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन। चलो, सो 19th क्वेश्चन इज असर्शन है हमारा जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि जिंक कार्बोनेट को हम स्ट्रांगली हीट कर दें अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा। रीजन में क्या कह रहे हैं? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert into metal oxide। सोच के बताना भाई, बिल्कुल सोच के बताना इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। सोच लिया। जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया है यहाँ पे स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर to form zinc oxide and carbon dioxide, to form zinc oxide and carbon dioxide। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, है ना, सोचो जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोच लिया, स्ट्रांगली हीट करने से हमको यहाँ पे जिंक मिलेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पे जिंक मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में अपने कन्वर्ट हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। हाँ, इज प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि देखो अगर हम कार्बोनेट की फॉर्म है ना, अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है तो हम इसको स्ट्रांगली हीट कर ही नहीं सकते ना, आप ये भी तो सोचो। क्योंकि कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन होता है, और कैल्सिनेशन होता है तो वहां पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ना कि भर भर के ऑक्सीजन, भर भर के एयर चाहिए होगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये तो हमारा फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारा असर्शन फॉल्स है। रीजन देख लो, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है, दैट मींस दिस इज ट्रू। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर क्या किया होगा? दोनों के दोनों करेक्ट किया होगा, है ना। आपका या तो आंसर ए रहा होगा या तो आंसर बी रहा होगा, बट इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन 20 इज जिंक बिकम डल इन मॉइस्ट एयर। जो जिंक है वो डल हो जाता है मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में। रीजन क्या है? Zinc is coated by a thin film of its basic carbonate in moist air। सोचो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा? सोच लिया, अब मैं बता दूं, चलो। सो जिंक बिकम डल इन मॉइस्ट एयर। हाँ, जिंक जो है ना वो डल हो जाता है मॉइस्ट एयर में। कैसे? क्योंकि उसके ऊपर एक
हल्की सी ना लेयरिंग आ जाती है, कवर आ जाता है किसका, बेसिक कार्बोनेट का, जिसकी वजह से वो हमको डल दिखाई देने लगता है। सो इसका आंसर क्या होगा, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the given assertion। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, MgCl इज अ कोवलेंट कंपाउंड। जो MgCl है बेसिकली यहाँ पे मेरे ख्याल से MgCl2 होगा, इसको भी MgCl2 ही कर दो, ठीक है। तो MgCl2 इज अ कोवलेंट कंपाउंड। रीजन है MgCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो पिघले हुए स्टेट में जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो एक अच्छा क्या है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये बता दो, बताओ बताओ बताओ। अभी हमने देखा था कि MgCl2 में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक अपनी सहमति से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दूसरा अपनी सहमति से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसको तो हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको तो हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, बट यहाँ पे तो कोवलेंट है, दैट मीन्स ये हमारा गलत हो गया, है ना। कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये हमारा आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। रीजन देखो, MgCl2 इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। हाँ, अगर देखो ये आयनिक कंपाउंड है तो ये इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली कंडक्ट करेगा इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन इट्स एक्वस स्टेट, ठीक है। सो A is false but R is true, A is false but R is true। Question number 21, question number 21 ऑप्शन D is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 22, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। एनोडाइजिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे मेटल को प्रिवेंट किया जाता है, मेटल को बचाया जाता है कोरोजन से। रीजन, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद द लेयर ऑफ जिंक। एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आयरन को कोट किया जाता है, किससे, जिंक की लेयर से। अब बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो देखो जिंक का आयरन पे कोटिंग, ये आयरन पे जिंक कोटिंग करना, इसको तो हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना, इसको तो हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये तो हमारा गलत हो गया। एनोडाइजिंग इज अ मेथड, एनोडाइजिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे हम मेटल को प्रिवेंट करते हैं, जहां पे हम मेटल को बचाते हैं ताकि वो कोरोड ना हो जाए, ताकि उसका कोरोजन आसानी से ना हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A is true but R is false, A is true but R is false। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन C हमारा एकदम करेक्ट है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन 23 is the reaction of calcium with water is less violent in comparison of that sodium। Reason is the heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire। चलो सोच लो अब जल्दी जल्दी, यस जल्दी जल्दी सोच लो भाई, कौन सा हमारा आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, A, B, C और D, है ना। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। हाँ, कैल्शियम का पानी के साथ रिएक्शन लेस वायलेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम का तो हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली रिएक्टिव है, सो दिस इज ट्रू, है ना। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, क्योंकि उतना ज्यादा कैल्शियम में हीट इवॉल्व नहीं होता है कि आग वाग लग जाए। सो दिस इज ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। दोनों के दोनों यहाँ पे ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों के दोनों यहाँ पे सही है प्लस करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd के बाद 24th क्वेश्चन। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। सो कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। सोचो, पहले हमें नॉन मेटल दे रखा है कि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे,
फिर कह रहे हैं कि मेटल भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बता दो। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, देखो नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे, लीस्ट रिएक्टिव भी है और रिएक्शन शो नहीं करते हैं, बट मेटल रिएक्ट करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? Carbon and nitrogen do not react with dilute HCl and dilute H2SO4. So this is true. Metal do not react with dilute HCl and dilute H2SO4. क्या metal भी react नहीं करेंगे? ये बात correct है? देखो metal react करते हैं HCl and H2SO4 के साथ, but non-metal do not react with dilute HCl and acid. ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते बट मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल डू रिएक्ट विद, यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि रिएक्ट ही नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये तो फॉल्स हो गया, करेंगे रिएक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, A/N R इज फॉल्स। आ जाते हैं अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 25 एंड अब देखते हैं कितने बच्चों का क्वेश्चन 25 सही जाता है। ठीक है, कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर, कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। चलो आपको मिलेंगे पूरे 2 सेकेंड्स, है ना, पूरे 2 सेकेंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। फटाफट से बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A, B, C and D, A, B, C and D। देखो कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव, दिस इज ट्रू, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, देखो यही कह रहे हैं, दोनों के दोनों सही है एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो है हमारा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है मेटल एंड नॉन मेटल का असर्शन रीजन वो हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। इन नेक्स्ट क्लास अब देखो वन शॉट हो गया, एमसीक्यू सीरीज खत्म हो गई, ये तीनों चैप्टर की, असर्शन रीजन खत्म हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम केस बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे सेम। सो आई होप कि आपने काफी क्वेश्चन के सही आंसर किए होंगे, ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि मैम आउट ऑफ 25 हमारे इतने क्वेश्चन सही गए हैं, है ना। और फिर जब नेक्स्ट क्लास में हमारी लाइव होगी तो वहां पे आप मुझे बताओगे कि इतने नंबर आए हमारे, हम विनर है ना, तो मैं तो खुद ही बता दूंगी भाई कौन विनर है कौन नहीं है। चलो तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी है, मौज मस्ती भी करनी है ना, पर पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।